नमस्कार साथियों। हिंदी आंसू लेखन की क्लास में आज मैं स्वर की चर्चा करता हूं। इसके पहले वाले वीडियो जो अब तक 5 डाले जा चुके हैं उनमें आंसू लेखन विषय का परिचय और फिर व्यंजन की पहचान तक हो चुका है। व्यंजनों को कैसे लिखेंगे, हिंदी भाषा में किस ध्वनि के व्यंजन के संकेत क्या होंगे, कैसे लिखना है, ये सब बताया जा चुका है। और व्यंजनों को शब्द के रूप में जोड़ करके लिखने के लिए भी बताया जा चुका है। जब हम हिंदी भाषा का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, अंग्रेजी भाषा का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, तो जो वर्णों की, अक्षरों की, लेटर्स के, अल्फाबेट के जो सिंबल्स होते हैं, जो निशान होते हैं, तो सारे वर्णों को जानने के बाद, पहचानने के बाद स्वर की ओर, शब्द की ओर चलते हैं। लेकिन उसमें जो वर्णों के 2 भेद हैं, व्यंजन और स्वर, दोनों भेदों की चर्चा हो जाती है, दोनों भेदों की पहचान हो जाती है और दोनों मिलाकर शब्द की बनावट बताई जाती है। लेकिन आंसू लिपि में हम देखेंगे कि जिस तरह से वर्णों को शब्द के रूप में लिखने का जो रास्ता बताया गया है, जो लिखने की विधि बताई गई है, उसमें उसके अनुसार यदि इस तरह से लिखा जाता है तो ये अलग अलग लिखे गए हैं और इसलिए अलग अलग बोले भी जाते हैं। को, लो, मो, अर्थात ये वर्ण है। आ, म, इस तरह से अलग अलग लिखे जाते हैं और अलग अलग बोले जाते हैं। अंग्रेजी में भी इस तरह से यदि लिखे जाते हैं तो ये लेटर्स हैं, पी, ई, एन, इस तरह से हैं। लेकिन शब्दों के रूप में जब लिखना होता है तो इस तरह से इसमें लिखने की विधि है। इस तरह से शब्द के रूप में लिखने की विधि है इसमें। अर्थात यहां देखा जा रहा है कि देवनागरी में जो आधार रेखा होती है, उस आधार रेखा से लटकाकर अक्षरों को लिखा जाता है और एक शब्द में जितने वर्ण आते हैं सारे को सटा कर लिखते हैं। यहाँ पर अलग अलग था तो अलग अलग बोला जा रहा था, यहाँ पर एक साथ लिखा गया है और इसको एक सीरो रेखा से मिला दिया जाता है, एक एक शब्द की इकाई को। एक कलम इसको बोलते हैं, आम बोलते हैं। और अंग्रेजी भाषा की जो रोमन राइटिंग है उसमें भी एक वर्ड के रूप में लेटर्स को लिखा जाता है, तो सटा सटा कर लिखा जाता है, करी लिखा जाता है। लेकिन उसमें एक और विधि बताई गई है लिखने की, जिसको कर्सिव राइटिंग या रनिंग राइटिंग नाम दिया गया है। और उसमें एक बार यहाँ से पेन रखा जाता है तो एक शब्द की पूरी इकाई जब तक हम पूरी नहीं करते हैं तब तक हम लेखनी उठाते नहीं है। संकेत लिपि में जो आप देखेंगे तो अभी तक स्वरों की चर्चा नहीं हुई थी, अभी होगी उसकी चर्चा। जो व्यंजनों की चर्चा हुई तो पहले व्यंजनों को मिलाने के लिए बताया गया और उसमें इसके जैसा जो रोमन राइटिंग में कर्सिव राइटिंग बनाई गई है, कर्सिव राइटिंग का प्रोसेस है, उसी आधार पर नियम बतलाया गया था कि किसी शब्द में आने वाले सारे व्यंजनों की रेखाओं को लगातार बिना उनकी दिशा बदले
और बिना लेखनी उठाए छोड़ते हैं। लेकिन स्वर जो आ रहे हैं, आपको याद होगा कि संकेत लिपि में कुल इतने ही संकेत बताए गए थे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। बस इन 4 चिन्हों का प्रयोग करके हम कुछ भी लिख सकते हैं, हिंदी आशुलिपि में भी और अंग्रेजी में भी। तो इसमें जो अभी तक चर्चा हुई है व्यंजनों की, इसमें ये जो रेखा के रूप में है, सारे व्यंजनों को रेखा के रूप में आप लोगों ने जाना और इन्हीं रेखाओं को शब्द के रूप में जोड़ा। लेकिन वे पूरे शब्द नहीं हुए, क्योंकि शब्द में स्वर भी आएंगे और व्यंजन भी आएंगे। तो अभी तक केवल व्यंजनों को कैसे हम लिखेंगे शब्द के रूप में, वो बताया गया है। अब ये इस चिन्ह की चर्चा हुई है, इस चिन्ह के बारे में आप जान गए हैं कि आशुलिपि में इसका क्या प्रयोग होगा। अब जो यहां आ रही है चर्चा, वो इन दोनों के बारे में आएगी। बिंदु और डैश, सारे स्वर जो होंगे वो इन्हीं 2 चिन्हों के रूप में आप देखेंगे। और एक चिन्ह अभी बचा हुआ है, उसकी चर्चा अभी भी नहीं होगी। अब समय आने पर उसकी चर्चा होगी, जब हम लोग पूरी तरह से स्वर को जान जाएंगे और व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाकर लिखना जान जाएंगे, तब इसके बारे में जानेंगे। तो आज हमें स्वर के बारे में समझना है। तो देखिए, जैसा कि पहले जब इंट्रोडक्शन हुआ था, जब विषय का परिचय दिया गया था, तो बताया गया था कि ये जो लेखनी है बिल्कुल ध्वनि पर आधारित है। जो स्पष्ट ध्वनियां हमें सुनाई देगी, उन ध्वनियों के ही संकेत होंगे और वे उन ध्वनियों के संकेत केवल इतने प्रकार के संकेतों के रूप में लिखे जाएंगे। तो हमको पहले ध्वनियों को पहचान लेना आवश्यक होगा, जिस तरह से व्यंजन ध्वनियों की पहचान हमने की कि देवनागरी लिपि में कवर्ग में क ख ग घ अंग है, चा छा जा झ ञ है, ट ठ ड ढ ण है, ता था द धा न है, पा फा वा वा मा, यारा लावा ताड़वशा मृदंग निशा दंतीशा, इस तरह से आए हैं। लेकिन संकेत लिपि में हमने देखा कि जो देवनागरी लिपि में हम प्रयोग कर रहे हैं व्यंजनों के और उनके संकेतों के, वो सारे के सारे व्यंजन संकेत लिपि में नहीं आए। जैसे चाचा जाजा इया नहीं आया, काखा गा घा अंगा, ये 5 हर जो 25 स्पर्श व्यंजन बताए गए हैं कवर्ग चवर्ग, इनमें से कवर्ग के नाम पर 4 ही आए, काखा गा घा, चवर्ग के नाम पर चाचा जा। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जरूरी नहीं है कि जैसे हिंदी टू अंग्रेजी, अंग्रेजी टू हिंदी करते हैं तो लेटर बाय लेटर सबका लिखना है, के फॉर का, के एच ख, के का, ये बिल्कुल उस तरह का नहीं, स्पष्ट ध्वनि के आधार पर बनाया गया है। और चूंकि पहले भी चर्चा हो चुकी है कि चूंकि बहुत तेजी से लिखना है, सुनते सुनते लिखना है, राइटिंग बाय साउंड भी इसका नाम रखा गया है, तो इसलिए जल्दी जल्दी जब लिखेंगे तो हम जो बिल्कुल एक तरह के लगभग आएंगे ध्वनियां, उनके एक ही संकेत, जैसे आपने देखा व्यंजन में सा देवनागरी लिपि में 3 बनाए गए हैं, दंतिश, ताड़वश, मूर्धन्य, लेकिन संकेत लिपि में तीनों के लिए एक ही संकेत आए हैं। और फिर व्याकरण के आधार पर, या फिर कहिए कि लिखते लिखते हमें अभ्यास हो चुका है कि किस शब्द में दंत, किस शब्द में तालव्य, किस शब्द में मूर्धन्य, असल तो है व्याकरण की जानकारी। लेकिन व्याकरण की जानकारी अगर पूरी पूरी नहीं है तो हम अभ्यास के बल पर भी हम इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसको पूरा कर लेते हैं। तो हमने देखा कि काका घा अंगा में से अंगा का अलग संकेत हुआ, कवर्ग में के अंतर्गत नहीं आया। चाचा दधा इया आया ही नहीं। टाठा दधा ना और टाठा डाढ़ा ना का एक तरह का ही संकेत आया और तीनों सा का एक तरह का आया। तो इसी तरह से स्वर में भी हम देखेंगे। अब देखिए, हमने लिखा है और आप लोग जानते हैं लिखा है क्या, आप लोग जानते हैं, मैं तो केवल याद दिलाता हूं, ये सब पहले से आप लोगों को पता है कि देवनागरी लिपि में 13 स्वरों की चर्चा है, 13 प्रकार के स्वर आते हैं और
उनकी जो देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि, उसमें इस तरह के संकेत उसके बनाए गए हैं। 13 इनमें से यहां देखा जा सकता है कि 2 स्वर को हमने घेर रखा है। इसलिए घेर रखा है कि आपको ये तो समझ में आता होगा कि स्वर और व्यंजन का आधार क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी पहचान क्या है। तो हो सकता है उसके पहले वाले वीडियो में बताए होंगे, और ना बताए होंगे तो अब मैं बताना चाहता हूं। ये जानते भी हैं, सिर्फ मैं इसे याद दिलाना चाहता हूं कि जिन ध्वनियों को उत्पन्न करने में हमको मुख मार्ग को अंशतः या पूर्णतः बंद करना पड़े और पुनः खोलना है, बंद करके खोलना है, तो ये सारे ध्वनियां व्यंजन वर्ग में रखे गए हैं। जैसे पा बोलते हैं तो ओठ दोनों, ये जो ध्वनि हम जो निकालना चाहते हैं उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। हमारे शरीर में सीने के अंदर 2 फेफड़े होते हैं, ब्लैडर या बैलून जैसे समझ लीजिए। और जब हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, तो जब लेते हैं तो श्वास फेफड़े में बैलून के जैसा जाकर भरता है, और जब छोड़ना चाहते हैं तो इस तरह से ईश्वर ने हमारे शरीर को बनाया है कि बहुत सारी क्रियाएं स्वतः होती हैं। तो जब हम श्वास छोड़ना चाहते हैं तो हमारे सीना जो है, वो पंजड़ियाँ जो हैं दबती हैं, और ये जो अंदर बैलून के जैसे जो 2 फेफड़े हैं वे दबते हैं, और उसमें से बाहर निकलती है हवा। और वो हवा जब वोकल कॉर्ड से होकर के पार करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्योंकि ध्वनि, यदि आप लोगों ने भौतिक विज्ञान पढ़ा होगा ध्वनि का चैप्टर, तो आपको पता होगा कि ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है। तो किसी पदार्थ में अणुओं के गति होने से, अणुओं के टकराहट से के कारण जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। और देखते हैं कि बच्चों के खिलौनों में, बच्चों के जूतों में एक व्हिसिल लगा हुआ होता है, और उसकी बनावट कैसी होती है, रिंग जैसी होती है, छोटी, और वो चारों तरफ से अंदर में कटा होता है और ये रिंग होता है। तो क्या होता है, जब बच्चा पैर रखता है या फिर खिलौनों को दबाता है तो फोर्सली उसमें से हवा बाहर निकलती है, और वो बाहर जो है व्हिसिल में जा करके तेज गति से घूमती है, और तब उसके कारण जो है ये ची 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 जिस तरह से उसका छिद्र बना होता है, उस तरह की आवाज निकलती है। तो बिल्कुल वो क्रिया जब हम कुछ बोलना चाहते हैं तो हमारे अंदर भी होती है कि जब हम बोलना चाहते हैं तो हमारे सीने दबते हैं, पनड़ियां दबती हैं, दोनों फेफड़े दबते हैं, और एक तीव्र गति से हवा निकलती है, और हमारे गले में जो ऑलरेडी ईश्वर ने वोकल कॉर्ड बनाया है, उस वोकल कॉर्ड से होकर के जो पार करती है हवा। लेकिन वो ये मुख गुहा जो हमारी है, दोनों जबड़ों के बीच में जो खाली जगह है, उसमें आती है, और जो उसका जैसे ये जो निकास है कहिए, तो जिस तरह से इसका आकार हम बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से वहां जो है, आप लोग जानते हैं कि गैस जो है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, तरल, गैस। तो गैस जो है उसका आयतन भी अनियमित है और आकार भी अनियमित है। अर्थात जिस तरह से हम मुंह का अपना आकार बनाते हैं उस तरह से उसका आकार बनता है और उसी तरह से बाहर निकलता है। और ध्वनि विज्ञानियों ने इसी का अध्ययन करके वर्गीकरण किया है ध्वनियों का। तो उसमें मुख्य रूप से 2 वर्ग हैं, व्यंजन और स्वर। तो व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनकी उत्पन्न करने में हमको मुखमार्ग कहीं न कहीं बंद करना पड़े, और बंद करके फिर खोलना पड़े। तो मैं बता रहा था कि पा बोलते हैं तो ओठ दोनों बंद करने पड़ते हैं। टा बोलते हैं तो ये हमारी जिह्वा की नोक जो है ऐसे मुड़ जाती है, और हमारे मुंह के अंदर ये जो इस तरह से बना हुआ होता है ऊपरी जबड़ा, ये जो गड्ढा है वो मूर्धा है, और ये जो ये स्लॉपिंग है वो तालु है। तो जब इसमें सटता है तो मूर्धा के कारण होता है। मूर्धा जो हवा निकलती है वो मूर्धा से टकरा करके जाती है, इसलिए मूर्धन्य श है, और तालु से होकर गुजरता है तो ताला विषय है, और दांत से टकरा करके दांतों दोनों को बंद करते हैं और तब निकलता है तो दंतेश। इस तरह से वर्गीकरण किया गया है। तो मैं कह रहा था व्यंजन और स्वर को कैसे पहचानेंगे, तो बिल्कुल आसान और
सरल तरीका है पहचानने का कि जिन ध्वनियों को बोलने में हमारा मुख मार्ग अंशतः या पूर्णतः बंद करना करके खोलना पड़े, वो व्यंजन है, और जब बंद ना करें तो स्वर है। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए ला बोलते हैं, टा बोलते हैं, सा बोलते हैं, ना बोलते हैं, कुछ भी इस तरह के आप जिनको आप व्यंजन वर्ग में जानते हैं, कुछ भी आप बोलते हैं तो कहीं न कहीं मुख मार्ग आपको बंद करना पड़ता है, जबकि आ, ओ, ई इसमें बंद नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल यहाँ से गला खुला, वोकल कॉर्ड से पार किया, डायरेक्ट बाहर निकल गया। तो ये स्वर व्यंजन, कुछ-कुछ लोग अभी भी मैं इतने दिनों के अनुभव में देखा हूँ कि वास्तव में स्वर की ध्वनि क्या है, व्यंजन की ध्वनि क्या है, इसमें भी कन्फ्यूज़ कर जाते हैं लोग। इसलिए कि बच्चों को केवल परिभाषा रटाई जाती है और व्यावहारिक नहीं बताया जाता है कि क्या होता है स्वर, क्या होता है व्यंजन। हमें याद है कि एक पुस्तक बहुत तीसरी या चौथे क्लास की थी, उसमें जो है ये यहाँ से गला से चित्र बनाकर समझाया गया था कि ऐसे-ऐसे फेफड़े से निकलते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ। वही हमें याद है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो अब यहाँ ये इतनी बातें इसलिए हमें कहनी पड़ रही है कि ये जो हमने 2 को घेर रखा है, वो क्या है? तो ये कुल 13 गिनती में होते हैं, लेकिन री जब बोलते हैं तो आप देखिए बोल करके कि जैसे इसको बोला जा रहा है, लगभग इसी के जैसा इसकी आवाज है, और इसका उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि यहाँ पर रा है जो व्यंजन है और इसमें ई मिला हुआ है, व्यंजन प्लस स्वर है, प्योर वोवेल नहीं है, शुद्ध स्वर नहीं है। इसलिए हमने, और संकेत लिपि में एक शुद्ध जो ध्वनि हो, स्पष्ट जो ध्वनि हो, इसके निशान हमको प्रयोग में लाने हैं। तो री स्वर की गिनती में नहीं आएगी। हिंदी भाषा का आशुलिपि जब लिखेंगे तो री, ये जो है इसके लिए कोई निशान नहीं होगा, और यहाँ पर आ जो है वो इसमें हा मिला हुआ है ध्वनि में, आ, हा, आ, इसलिए ये भी प्योर नहीं है। तो यहाँ पर 13 में से 2 निकल गए हैं, तो अब बाकी बच रहे हैं 11। अब समझने के लिए कुछ हम इसका भी ले रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा कि रोमन राइटिंग में जो वोवेल हैं, सब लोग, बच्चा जो पढ़ाई शुरू करता है तो अक्षर पहचान जाता है, तो उसमें बताया जाता है कि देयर आर 5 वोवेल्स। लेकिन यहाँ ये जो 5 जो हैं वो लिखने के लिए सिंबल बनाए गए हैं, साउंड जिसको हम लोग साउंडेड कर सकते हैं, उच्चारित कर सकते हैं, ध्वनित कर सकते हैं, ये वास्तव में 5 ही नहीं है। और इसके लिए ध्वनि विज्ञानियों ने पुस्तकें निकाली हैं, अगर अवसर मिले तो आप लोग उसको देखिए और जो है उपलब्धि कीजिए, या आप तो नेट से भी आप खोज सकते हैं कि स्वर की विस्तृत चर्चा ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत। तो यहाँ पर 5 जो हैं ये केवल लिखने के चिन्ह हैं, और यहाँ हमने कुछ शब्द लिख रखा है कि एक ही लेटर जो है ए अंग्रेजी का वो इस तरह से आता है, तो इसमें ध्वनि ए के लिए आ, इसमें ए के लिए ए, और इसमें ए के लिए ए हो रहा है। उसी तरह से आप ई को ले सकते हैं कि एच ई को ही बोलते हैं, लेकिन उसमें एन मिला देते हैं या कोई और लेटर मिला देते हैं, कॉन्सोनेंट मिला देते हैं, तो ए हो जाता है, पीईएन पेन हो जाता है, एचईएन हेन हो जाता है। सीओटी कॉड भी होता है, सीओएमई कम हो जाता है, और जियो रहता है तो गो हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं। तो ध्वनि विज्ञानियों ने इसको इस पर विश्लेषण किया है, और आप लोग अगर ध्वनि विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो आप लोग भी और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो यहाँ चर्चा मैं कर रहा हूँ, इस चर्चा से ही आप ये हिंदी आशुलिपि रूपी नैया को आप नैया से पार हो सकते हैं। ये अब जो है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि वास्तव में 5 नहीं है, बहुत सारे हैं। वो अंग्रेजी का चैप्टर जब शुरू होगा, लेसन शुरू होगा, तो उसमें डिटेल बताएँगे। सिर्फ़ यहाँ हम समझने के लिए हमने यहाँ लिख दिए हैं। तो ये है कि ये यहाँ हमको आया कि 13 स्वर हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं, लेकिन संकेत लिपि जो हम लिखेंगे, उनमें से ये 2 तो बिल्कुल ही नहीं आएँगे स्वर के रूप में, तो कुल बच जाते हैं 11। लेकिन यहाँ हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं, पा, प हर्षिकार, पी, प एकार, पे, प हर्षुकार, पू, का आकार, का, क हर्षिकार, की, को एकार, के, का हर्षुकार, पू। तो इसमें जो व्यंजन और स्वरों का मेल है, तो पा जो व्यंजन है इसके दाईं ओर एक पाई के रूप में चढ़ा दिया गया है, मतलब जोड़ दिया गया है। इसमें बाएं तरफ स्वर की मात्रा लगाई गई, इसमें ऊपर लगाई गई, इसमें नीचे लगाई गई है। और उसी तरह से का में भी का के दाईं ओर, का के बाईं ओर, का के ऊपर, का के नीचे। तो यहाँ
देखा जा रहा है कि देवनागरी लिपि में व्यंजन के संकेतों के चारों तरफ स्वर के संकेतों को जो मात्राएं बनाई गई हैं 12 खड़ी, आ के लिए कोई मात्रा नहीं बनाई गई है, आ से बनाई गई इसलिए 12 खड़ी इसका नाम है। तो 12 खड़ी के चिन्हों को मतलब स्वरों की मात्राओं को वर्णों के साथ चारों तरफ हम अटैच करते हैं। लेकिन अटैच इसलिए करते हैं कि इसमें तो कुछ लंबाई है, जिसमें लंबाई नहीं होगी उसे अटैच कैसे किया किया जा सकता है। अब आलू मान लीजिए, आलू है गोल, अब इसको जो है एक सूत के अंदर कैसे बांधेंगे? आलू को ही पूरे को लपेटेंगे। आलू में तो फूदना है नहीं कि उसको हम उसमें अटैच करेंगे, गिर्रा बांधेंगे, गांठ बनाएंगे। तो ये जो हमने यहां 4 चिन्हों की चर्चा की थी, इनमें से ये 2 चिन्ह आएंगे स्वरों के लिए, और जिसमें हम देख रहे हैं कि लंबाई नहीं है और इसको जो है जोड़ा नहीं जा सकता है। इसीलिए यही कारण है कि हमने व्यंजनों को पहले जोड़ने के लिए बताया। आप अभ्यास पुस्तिका लिए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि पहले व्यंजन और फिर अभ्यास 5 में उसे मिलाने का नियम बताया गया है। ऋषि प्रणाली वाली जो पुस्तक होती है उसकी बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि पहले ही मैंने कहा था कि मैं ऋषि प्रणाली को लेकर चलता हूं। तो अभ्यास 5 में बताया गया। अब यहाँ पर जो है इन निशानों को, और जो यहाँ पर पा के लिए ऐसा है निशान बनाया गया है, जो पहले जान चुके हैं, का के लिए ऐसा है। अब इसके साथ इन बिंदु और डैश को हम कैसे जोड़ेंगे? तो जोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन इसके आस-पास रखा जाएगा, और आस-पास रखा जाएगा। तो इसको इस रूप में बनाने का, इसको इस रूप में बनाने का कारण ये बनाया, जिन्होंने इसका आविष्कार किया उन्होंने इस तरह से बनाया कि एक ही स्वर के चिन्ह को हम इस लंबाई में 3 स्थान बनाएंगे। तो 3 स्थान बनाएंगे, और यहां देखिए, तो ये मैंने ये लिखा है कि देवनागरी लिपि के अनुसार 11 हैं, और अंग्रेजी में रोमन राइटिंग में 5 हैं, लेकिन ध्वनि में आने वाले, उच्चारण में आने वाले एक से कई होते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे वॉवेल्स होंगे, साउंडेड वॉवेल्स। तो अब जो है ये 11 तो हुए हैं, लेकिन ये जो अभी लिखने का तरीका आगे आपको बताया जाएगा, उसके आधार पर हमको 12 स्वर ध्वनियों की जरूरत होगी, 12 चिन्ह, 12 प्रकार के स्वर की जरूरत होगी, ताकि ये जो है एक के साथ 3 तो 4 तरह के चिन्ह बनाए जाएंगे, और इसमें 4 या 12 स्वर होंगे। तो एक स्वर जो है, यहां पर जो आ रहा है और यहां पर जो ई आ रहा है, इन दोनों को मिलाकर एक नया स्वर दिया गया है। यद्यपि ये शुद्ध स्वर नहीं है, ये 2 स्वरों का मिला हुआ रूप है, लेकिन इसलिए लिया गया है कि इस ध्वनि का प्रयोग बहुतायत में होता है। लड़ाई, पढ़ाई, खटाई, मिठाई, चौड़ाई, उठाई, मिठाई, चटाई, ये बहुत सारे बहुतायत में इसके प्रयोग आते हैं। इसलिए बहुप्रयोग में आने के कारण इसको एक नया इसमें स्वर डाला गया है, आई। और तब जो है कुल मिलाकर, अब इसमें से छांटिए कि 2 को छांटिए और 1 को नया को जोड़िए, तब कुल मिला के 12 स्वर हो जाएंगे। और इन 12 स्वरों को यहां हमने लिख रखा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ जो अ, आ, इ, ई है, इस रूप में नहीं बल्कि इस रूप में, ये चार्ट के रूप में आपको समझना है। अ, ए, ई, आ, ओ, उ, ए, ओ, ई, आई, अन, उ। ये 12 स्वर इस तरह से चार्ट में आपको याद करना है। क्यों चार्ट में ऐसा बनाया गया है, आगे देखेंगे। और ये जो है इन स्वरों को याद करने के लिए, जैसे आप लोग जीके बरह पढ़ते हैं, तो आपके जो डायरेक्टर होते हैं, आपको जो दिशा निर्देश देने वाले होते हैं, वो बहुत सारे को याद करने के लिए कुछ इस तरह का जुमला बना लेते हैं या कुछ ऐसा शब्द बना लेते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी एक वाक्य बनाए गए हैं इन स्वरों को याद करने के लिए, और वो है कि आ, रे, री,
अरे री मा चोर कूद, ये एक वाक्यांश बनाया गया है। अब कूद तो पूरा वाक्य हो नहीं रहा, अगर कूद गया होता तब ये पूरा वाक्य होता है, लेकिन इसका प्रयोग इसमें नहीं होगा। ये स्वरों को याद करने के लिए अरे री माँ चोर कूद इस तरह से बनाया गया है। इसके में आ है, रे में ए है, री में ई है, माँ में आ है और चोर में ओ है और कूद में ऊ है। इसी तरह से ये जो है ये 2 चिन्ह और 6 स्वरों को याद करने का ये वाक्यांश है। और इसको बाकी इनको याद करने के लिए ये ऐ, औरत, इस, साइत, अंचल, उलट, ये वाक्यांश बनाया गया है। ऐ औरत में औ, इसमें ई, ऐ औरत, इस, साइत, अंचल, उलट। यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 2 ऐ औ ई आई अन उ इस तरह से। तो ये 2 वाक्य अगर याद कर लेते हैं तो आपको ये 12 स्वर याद हो जाएंगे। तो 12 स्वर इस रूप में हो गए आ रे आ ए ई आ उ ऊ ए औ ई आई अन। इसके याद करने का एक और तरीका है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 4 वर्ग बनाए गए हैं 12 स्वरों के और हर वर्ग में 3-3 स्वर रखे गए हैं। और तो हम 4 उंगलियों को इस तरह से अगर खड़ा करते हैं तो हमारी ये 4 उंगलियों में हर उंगली में 3-3 सेक्शंस हैं, 3-3 खंड हैं। तो हर खंड में एक-एक स्वर को हम इस तरह से भी याद कर ले सकते हैं। आ ए ई औ ऐ औ ई आई अन उ। इस तरह से भी याद कर सकते हैं, इस तरह से भी इसके सहारे भी याद कर सकते हैं। और यहाँ जैसा कि लिखा गया है कि इसलिए इस तरह का चार्ट बनाया गया है, जो अभी मैं कह रहा था कि हर 3 के लिए एक ही निशान होंगे स्वर में, जबकि आपने व्यंजन में देखा कि एक निशान एक व्यंजन के लिए ही आया। ये इस तरह से अगर का है तो इसी तरह का खा है, लेकिन बिल्कुल नहीं है, इसमें अंतर है, इसको काटना पड़ता है। इसी की तरह की रेखा गा के लिए है, लेकिन इसको मोटा करना पड़ता है। और इसी तरह की रेखा घा है, जो मोटे को काटना पड़ता है। लेकिन यहां हम देखेंगे कि 3-3 स्वर का निशान केवल एक ही है। और ये इस बोर्ड पर जो है बिल्कुल जो है पेन लगाते हैं तो हल्का मोटा इसमें नहीं हो पाता है, इसके लिए फिर अलग से करना पड़ता है। तो इसलिए हमने थोड़ा रगड़ दिया है। आप लोगों को रगड़ना नहीं है, आपको पेंसिल जब गड़ाएंगे जोर से तो मोटी बिंदु बन जाएगी। जोर से पेंसिल गड़ा करके, जैसे का गा में अंतर करके लिखा आपने, ये मोटी डैश बना लीजिएगा, हल्का बिंदु हल्का डैश। तो जब स्वरों को उंगलियों पर याद करेंगे तो जब स्वर याद हो जाएंगे तो फिर एक बार फिर दोबारा से इस तरह से आप कल्पना करेंगे, ये मोटी बिंदु की उंगली है, ये मोटी डैश की है, ये हल्की बिंदु की है, ये हल्की डैश की है। और तब एक बार फिर से याद करेंगे, आ ए ई का मोटी बिंदु, आ ओ ऊ की मोटी डैश, ए ओ ई की हल्की बिंदु, आई अन ऊ की हल्की डैश। ये एक छोटी सी कविता के रूप में आप याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। और ये साफ साफ मोटे अक्षरों में लिख करके इस चार्ट को रख लीजिए। जब आप अभ्यास बनाएं तो जैसे बचपन में अब माला शब्द को आप इस तरह से बार बार करते थे, मैं कर माला कर ला, मैं कर माला कर ला, माला मकर माला कर ला, माला, उंगली रख रख करके। तो अभी नया नया आप लोग हैं इसमें, तो ये चार्ट को बोल्ड राइटिंग में लिख करके आप लोग रख लीजिएगा और इसी तरह से याद कीजिएगा। आई आओ एओई आई एन, आई आओ एओई आई एन। और जब याद हो जाएगा तो इस तरह से आ ए ई की मोटी बिंदु, आओ ऊ की मोटी डैश, ए ओ ई की हल्की बिंदु, आई एन ऊ की हल्की डैश। इस तरह से आप लोग याद करेंगे। और देखिए ये जो है देवनागरी लिपि में ये जो 12 स्वर हैं, तो यहां हमने लिख रखा पहले ही कि देवनागरी लिपि में स्वरों के 2 चिन्हों का प्रयोग होता है। एक एक स्वर के 2-2 निशान है, आ को छोड़कर, जो अभी चर्चा हमने की थी 12 खड़ी की। तो आ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ई ऐसा भी है, ऐसा भी है, दीर्घई ऐसा है, दीर्घई ऐसा है, आ का आकार, ई का इकार। तो जब
ये तो आप सीख रहे हैं सुनकर लिखने के लिए, लेकिन जब आप अभ्यास बनाएंगे तब तो अभ्यास पुस्तिका से देखकर ही बनाएंगे। तो लिखा हुआ आपको आग लिखना है तो आ इस तरह से होगा, और गा लिखना है तो इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो बोला तो जाएगा एक ही तरह से, जो आवाज इसकी है वही आवाज इसकी है, और आपको आवाज के आधार पर लिखना है तो चाहे इसका हो या इसका हो। अर्थात यहाँ जो ए है इसके लिए भी जो आप पुस्तक में देखेंगे लिखा हुआ तो इसका भी यही निशान होगा और इसका भी यही होगा। जो निशान इसके लिए होगा वही निशान इसके लिए होगा, जो निशान इसके लिए होगा वही निशान इसके लिए होगा, जो निशान इसके लिए होगा वही निशान इसके लिए होगा। तो ये है। तो फिर से सुन लीजिए कि संकेत लिपि लिखने के लिए, हिंदी भाषा को संकेत लिपि में लिखने के लिए कुल 12 प्रकार के स्वरों की पहचान की गई है। फिर से सुन लीजिए, हिंदी भाषा को संकेत लिपि में लिखने के लिए 12 स्वरों की पहचान की गई है। वे स्वर हैं आ ए आओ ए ओई आई एम। इन 12 स्वरों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है, अर्थात हर वर्ग में 3-3 स्वर रखे गए हैं, इसलिए कि ये 3-3 स्वरों का निशान एक-एक होगा। आई की मोटी बिंदु, आओ की मोटी डैश, अयोई की हल्की बिंदु, आई एन की हल्की डैश, ये 4 निशान होंगे। और इसके बारे में इसकी चर्चा अभी नहीं कर रहा हूं मैं, क्यों लिखा गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये जब आपको स्वर याद हो जाएगा तब इसकी चर्चा करेंगे कि स्वर और व्यंजन को मिलाकर शब्द के रूप में कैसे लिखा जाएगा, तब इसकी चर्चा होगी। तो आज इतना ही कि आप लोग याद कर लेंगे अच्छी तरह से 12 स्वर कौन कौन हो, इसी चार्ट के आधार पर याद करेंगे। अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि स्वर और व्यंजनों को मिलाकर शब्द हम कैसे लिखेंगे। धन्यवाद।